पिछली बार हमने आपको बताया था कि कैसे कानून की धाराओं में समाज के कुछ पुरुष फंस गए हैं और चाहते हैं कि अब उनके लिए भी कोई कानून बने। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्यार से भरे हुए रिश्ते भी कानून के आगे रो रहे हैं और आखिर क्यों ये हालात आ गए हैं। इन्हीं कहानी में से एक कहानी है बदरपुर के अरुण कुमार की, जो अपने रिश्ते को बचाना चाहता है, अपनी बीवी से बात करना चाहता है, लेकिन मजबूर है। आखिर वो क्या करे? और इसी सोच में 3 साल से उसकी जिंदगी बीती जा रही है। जिसके चेहरे की मुस्कान देखकर उसकी सांसें चलती थी, उसी चेहरे के इंतजार में अब सांसें रुकी हुई है। ये हालात हैं बदरपुर के अरुण कुमार के। अरुण की शादी 2011 मार्च में हुई थी और कुछ महीने बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अगर अरुण की माने तो ये एक ऐसी शादी थी जहां लड़की वालों ने लड़के वालों से गहने की मांग की थी। शादी के टाइम में उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी कि मेरे 7 भाई भतीजे हैं, आपने उनके लिए चैन और अंगूठी लेके क्यों नहीं आए? मेरी लड़की के लिए 60,000 का लहंगा क्यों नहीं आया? मेरी जो है 30,000 की साड़ी एक भी नहीं है इनमें से। मैंने कहा कि अगर तुम्हारा ऐसा ही कुछ था तो आप मुझे पहले बताते इस चीज़ के लिए। अगर मेरी हैसियत होती तो मैं शादी करता, अदरवाइज़ मैं मना कर देता कि हाँ मैं नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकता। शादी के बाद खुशहाल जिंदगी के सपने देखने वाले अरुण ने ये सोचा भी नहीं था कि उसके सपनों को कभी हकीकत का नाम ही नहीं मिलेगा। शादी के अगले दिन से ही अरुण की बीवी के घर वाले उन दोनों की जिंदगी में दीवार बन गए। यहाँ तक कि शादी के बाद अरुण का अपनी पत्नी को घर से बाहर ले जाना अरुण के ससुराल वालों के लिए ऐतराज बन गया था। उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली? तुम अपनी वाइफ को, मतलब तुम मेरी लड़की को बाहर ले जाना चाहते हो, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मुझसे पूछते मैं अगर अलाउ करता तब तुम जा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं जा सकते हो। अच्छा। उनकी मम्मी कहती है कि मैंने लड़की को 9 महीने पेट में रखा है और आज तुम डिसीजन लेने वाले बन गए। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा 9 महीने पेट में रखा है, ठीक है, आपका कल तक एक रिलेशन आपका था, आज एक रिलेशन मेरा भी है, मेरा भी कुछ हक बनता है। और फिर मैं वन साइडेड तो ले नहीं जा रहा हूँ, उसकी भी मर्ज़ी है, मेरी भी मर्ज़ी है, तब लेके जा रहे हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम उनको आज भी है कि मेरी मर्ज़ी के बिना लेके कैसे गए। जिस घर में अरुण अपनी बीवी को लेकर आया था, उस घर में अब अरुण अपने हमसफर के इंतजार में ही रह रहा है। 7 दिन के बाद लौटने का वादा करके गई अरुण की बीवी फिर लौट कर नहीं आई। 3-4 बार लेके चले गए यहाँ से, और उस टाइम पे थोड़ा बहुत मैंने फिर समझाया उसको कि मतलब इतनी जल्दी जल्दी जाना ठीक नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है, इस बार मुझे भेज दो, उसके बाद मेरी मतलब कसम भी खा के गई। तो उसके बाद इस बार भेज दो, 7 दिन के बाद वापस आ जाऊँगी, और उसके बाद रक्षाबंधन पे 1 दिन के लिए जाऊँगी और मुझे शाम को वापस ले आना। लेकिन और उस टाइम ठीक है, मैंने कहा ठीक है चले जाओ। तो उस टाइम चली गई, और फिर 7 दिन बाद मैंने फ़ोन किया कि तुमने 7 दिन के लिए बोला था, आज भी तुम्हारा कोई मतलब ना तो कॉल आया ना कोई मतलब कन्वर्सेशन हुई है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब आगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा पेरेंट्स को छोड़ने के लिए तो कोई बात हुई नहीं थी, कि तुमने अगर एक प्रॉमिस किया है तो ठीक है, आप 7 दिन के बाद आ जाओ, उसके बाद चाहे बेशक अगले दिन चले जाओ। कहते ठीक है, इस तरह से नहीं चल पाएगा। मैंने कहा इस तरह से नहीं चल पाएगा तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ को उन्होंने सीरियसली ले लिया, और उस दिन के बाद से वो नहीं आई। अरुण और उसके घर वालों ने जब अपनी बहू से घर आने की विनती की तो इसके बदले में उन्हें कानून का फरमान मिला। वुमेन सेल में उनके खिलाफ मारपीट और दहेज का केस दर्ज हुआ। मार्च में मेरी शादी हुई थी, इन्होंने अगस्त में आई थिंक कंप्लेंट करी थी। उसके बाद सितंबर में मुझे बुलाया गया था वहाँ वुमेन सेल में।
इन्होंने वही डाउरी की कंप्लेंट करी थी, कुछ मारपीट की, जिंदा जलाने की, इस टाइप की कंप्लेंट करी थी। तकरीबन 6 महीने तक विमेन सेल के दरवाजे पर भटकते भटकते अरुण को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन वो भी अधूरा। जिसके साथ 7 फेरे लिए थे वो अब साथ नहीं है। अरुण के ससुराल वालों ने उन्हें उनकी पत्नी से अलग कर दिया। धीरे धीरे जो है पुलिस वालों को जैसे जैसे मतलब हमारे मैटर का पता चला तो वो कुछ मेरे फेवर में आने लग गए। तो लास्ट में फाइनली जब 6 महीने हो गए तो एसीपी ने वहाँ पे बोला कि अब अगर अपना कंप्रोमाइज़ करते तो ठीक है, अदरवाइज़ हम ये मैटर जो है कोर्ट में पहुँचा देंगे। तो उनका फिर आपस में कुछ बातचीत हुई, फिर उन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली। वहाँ पे उन्होंने रिटर्न में दिया कि हमारा जो भी मैटर होगा हम अपना घर पे सुलझा लेंगे और हमें कोई केस वगैरह नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट शाम को उसी दिन फ़ोन आता है कि तुम्हारा लड़का तुम्हारे घर, मेरी लड़की मेरे घर, रिश्ता ख़त्म। लेकिन जिंदगी के रास्ते पर अरुण को अपनी पत्नी का साथ चाहिए। अरुण अपनी पत्नी से मिलना चाहता है और एक बार बात करना चाहता है, लेकिन पिछले 3 साल से उसे अपनी ही जिंदगी से मिलने की इजाजत नहीं मिल रही है। ये कहता हूँ अगर आपको कंटिन्यू करना है या फिर बंद इस चीज़ को क्लोज़ करना मैटर को, आप सामने आके बात करो उस चीज़ के लिए कि आप रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो वो चीज़। तक मैंने मतलब हर दूसरे चौथे दिन 15-20 दिन पे बात करता हूँ उनसे, 1-2 लोगों को लेके जाता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरी एटलीस्ट एक बार मेरी वाइफ से बात करा दो ताकि मैं जान सकूँ कि उसका मतलब थिंकिंग क्या है, वो क्या चाहती है। तो उस पर वो एग्री नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं कराते। एक तरफ 3 साल का अकेलापन तो दूसरी तरफ लोगों की आंखों में घूरते सवाल अरुण को जीने नहीं देते। घर से ऑफिस तक इन 3 सालों में अरुण को कुछ मिला तो सिर्फ बदनामियां। फादर मेरे ऑफिस में भी गए 1-2 बार, हंगामा काटने की कोशिश करी वहाँ पे, काफ़ी वहाँ पे स्टाफ को इकट्ठा करने की कोशिश करी, बट मेरे कलीग्स ने मेरा सपोर्ट किया और वो फिर बातचीत करा के वहाँ से बाहर किया उन्होंने। और फिर बाद में वो मैंने उनसे पूछा कि मेरे ऑफिस में किस लिए आए थे, तो कहते हैं कि तुझे यहाँ तो जो कुछ हो रहा है ठीक है, तुझे ऑफिस में भी वहाँ नौकरी नहीं करने दूँगा सही से। लेकिन इस बीच अरुण के ससुराल वाले क्या चाहते हैं, ये सवाल अरुण को खाई जा रहा है और 3 साल से अपनी पत्नी के इंतजार में दिन रात तन्हा जी रहा है। इसी दौरान जब हमने अरुण की माँ से बात की तो वो भी अपनी बहू को फिर से अपने घर में देखना चाहती है। अपनी बहू को हर तरह के वो सुख देना चाहती है जिसकी वो हकदार है। माँ की आंखें अपने बेटे की उदासी, तन्हाई, लाचारी को देख रो पड़ती है। उनकी आंखें उसी दरवाजे पर लगी रहती है जिस दरवाजे से उनकी बहू ने घर के बाहर कदम रखा था, इस उम्मीद में कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी बहू घर लौटेगी। घर में 1-2 बार आएंगे तो उसने यही कहा कि हमारे कमरे में कोई ना आए, सास नंद कोई भी नहीं आ सकता है, हमारा सामान हमारे कमरे में होना चाहिए। वो भी करके देख लिया, फिर भी वो नहीं मान ले, रुकने को तैयार। हम तो ये बोलते हैं कि अपने आओ, अपना घर संभालो, रहो, हम लोगों को क्या उनसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको प्रॉब्लम है तो बताओ, हम वो भी सलूशन सोचते हैं कि वो भी करेंगे। और जब तक आमने सामने बात नहीं होगी हम क्या जानेंगे कैसी हैं कैसी नहीं है। अरुण को हमने अपनी तरफ से तलाक की सलाह दी तो अरुण का कहना था कि कुछ ना करके तो मैंने 6 महीने सबूत पेश किए हैं, तलाक दूंगा तो हमारे कानून के नियमों में फंसता ही चला जाऊंगा। मेरे घर में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी सिस्टर की मैरिज करनी है। मैंने ये भी सुना था कि अगर मैं केस करता हूँ तो लड़की वाले जो है एलिमनी के रूप में, मेंटेनेंस के रूप में काफ़ी मोटी रकम जो है वो ले जाते हैं। इस वजह से मैंने केस वेस के बारे में काफ़ी बार सोचता हूँ, फिर उसको इग्नोर कर देता हूँ कि अगर मैं करूँगा तो फिर मेरे आगे इतने जो खर्चे हैं, मुझे जो शादियाँ वगैरह करनी हैं, वो सारा काम मेरा रुक जाएगा। प्लस जो सोसाइटी में बदनामी वगैरह होती है, ऐसा नहीं है कि बदनामी जो लड़कियों की ही होती है, लड़कों की भी होती है कि इन्होंने ज़रूर उसे लड़की को परेशान किया होगा, इसलिए ये सारा कुछ मैटर हुआ है। तो इस चक्कर में अभी तक रुका हुआ हूँ।
हमारे साथ गौरव सिसोदिया जी हैं जो खुद चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने जहां वो अपनी आवाज़ उठा सके, जहां वो अपना पक्ष रख सके। 5 साल तक ये टॉर्चर मेरे साथ, हर रोज़ झगड़ा, हर रोज़ बाहर ले जाओ तो झगड़ा, घर में बैठो तो झगड़ा। मैं घर पे रह नहीं पाता था। मैं 7 साढ़े 7 बजे जब आता था ऑफिस से तो मैं नीचे ही घर के खड़े रहता था, गाड़ी में बैठे रहता था 1.5-2 घंटे तक कि मैं घर के ऊपर आऊँगा, आते ही कोई ना कोई बात से झगड़ा होगा। मुझे वो दिवाली होली सब याद है जिसमें मैं रो रो के अपने आंसू पोंछ के वॉशरूम के अंदर जाके बाथरूम में अकेला रोने के बाद बाहर अपने आप को मना के निकला हूँ ताकि मेरी बच्ची के साथ मैं अच्छी दिवाली मना सकूँ। प्यार से बने रिश्ते भी कुछ वक्त बाद कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं। यही है आज के समाज की हकीकत। ये पुलिस के लेटर है जो मैंने दिए हैं, जो मैंने पुलिस में इन्फॉर्म किया है कि मेरी वाइफ मेरा घर छोड़ के चली गई हैं, उनके केस फाइल करने से, उनके डेट दिखाने से 2-3 हफ्ते पहले। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है गौरव सिसोदिया की। 23 साल की उम्र में गौरव की लव मैरिज हुई। अपनी ही ऑफिस की लड़की से गौरव को प्यार हुआ और प्यार का ये रिश्ता शादी के बंधन में बंध गया। लेकिन प्यार के इस रिश्ते को शादी के 2 दिन बाद ही नजर लग गई। मुझे बहुत ही गहरा सदमा लगा शादी की दूसरी रात। करीब 1-2 बजे उसकी मदर और उसके ब्रदर आए तो मैं नीचे फटाफट भागते हुए गया। मैंने जैसे ही उसकी मदर को देखा, करीब 12-1 बजे की बात थी, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैंने उनके पाँव छुए। जैसे ही मैंने उनके पाँव छुए उन्होंने मुझे खींच के थप्पड़ लगाया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे। और उसके बाद वो वापस चले गए और मैं पूरी रात फर्श पे रोते रहा। रिश्ते में करवाहट बढ़ती चली गई। घर की छोटी छोटी नोकझोंक बड़े झगड़े का रूप लेने लगी थी। बात बात पर गौरव की बीवी उन्हें घर छोड़ के जाने की धमकी दिया करती थी। फिर धीरे धीरे मेरी मदर और वो फाइट करती रही। छोटी छोटी इश्यूज पे उसको चीखना धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर एक दिन जो है वो, मैं ऑफिस में था, ऐसी कुछ बात हुआ और वो घर छोड़ के भाग गई। अच्छा, क्या बात हुई थी, बताना चाहेंगे? वो ये घर परिवार की कोई छोटी मोटी बात को लेके कि शायद पानी का ग्लास कहीं रखा हुआ था और मेरी मदर ने बोल दिया बेटा इस पानी के ग्लास को अंदर रख दो, या बेटा मतलब वो ये समय आ गया था जब छोटी छोटी बातें बड़ी होंगी। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। सो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर वो एक दिन घर छोड़ के भाग गई। अच्छा। फिर मुझे फ़ोन करके बोला, बहुत अब्यूज़ किया। अच्छा। गालियाँ सुनाई। शायद मैं कहीं ना कहीं समझ नहीं पाया उन्हें और सिचुएशन को। 1 साल तक ऐसे ही गौरव की जिंदगी कट रही थी। इसके बाद गौरव और उनकी बीवी की जिंदगी में एक नन्हे मेहमान के आने की खबर आई। हालात कुछ बदल जाएंगे ये सोचकर एक नन्ही सी परी का दोनों ने स्वागत किया। मैंने अपने मित्रों से और परिवार वालों से जब इस बारे में बात करी, उन्होंने बोला कि ठीक है, एक बारी घर परिवार में कोई बच्चा आ जाएगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। और मेरी वाइफ ने मुझे ये कह के भी परस्यू किया कि मेरी एज जो है वो ज़्यादा है तो शायद मैं और 1-2 साल बाद कंसीव नहीं कर पाऊँ। और बहुत ज़्यादा कलह क्लेश रहते थे, तो मुझे लगा शायद यही एक ऐसा ज़रिया है जिससे मेरी लाइफ दोबारा नॉर्मल हो सकती है। लेकिन किसे मालूम था कि गौरव और उनके परिवार वालों को अभी और भी परेशानियों का सामना करना है। बच्ची के आने के बाद भी घर के झगड़े कम ना हुए। गौरव की बीवी अब बार बार अपनी बच्ची को भी छोड़कर जाने लगी। माँ की ममता मानो जैसे खत्म हो गई हो। बच्चों का रोना भी उनके कानों में नहीं सुनाई पड़ता था। सोचा था बिटिया के बाद सारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दिवाली आई, दिवाली में मैं मुंबई ऑफिस गया अपने। दिवाली वाली रात में वापस आया 10:30-11 बजे। मैं ये सोच के आया था कि मैं अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, परिवार के साथ दिवाली मनाऊंगा। मैंने जैसे ही बेल बजाया उन्होंने दरवाज़ा खोल के भाग गई। जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना है। मेरी दिवाली रोते बीती।
मेरी बिटिया रोते रोते उन्हें देखती थी। हर बार मेरी बिटिया को छोड़ के जाना, साथ नहीं ले जाना, भागना, झगड़ा करना, रात के 2 बजे मारना, गाली गलौज करना। मेरे फादर पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था उनमें। इन सब के बाद आखिरकार गौरव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी बीवी ने उनके खिलाफ दहेज और मारपीट का केस दर्ज कराया, लेकिन वुमेन सेल ने गौरव को निर्दोष करार दिया। तो वुमेन सेल की रिपोर्ट जो है मेरे पास, उसमें भी क्लियरली ये मेंशन है कि ये दहेज का मामला नहीं है। और इस पर्सन ने अपनी वाइफ को बहुत बारी बुलाने का कोशिश किया, लेकिन वो नहीं आई। इसके बावजूद भी गौरव को जेल की सलाखें नसीब हुई। अपने निर्दोष बेटे को सलाखों के पीछे देख गौरव के पिता सह नहीं पाए, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना है। मेरी दिवाली रोते रोते बीती। मेरी बिटिया रोते रोते उन्हें देखती थी। हर बार मेरी बिटिया को छोड़ के जाना, साथ नहीं ले जाना, भागना, झगड़ा करना, रात के 2 बजे मारना, गाली गलौज करना। मेरे फादर पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था उनमें। बेटा जेल में और पिता हॉस्पिटल में, परिवार वालों की आंखों में बस पानी ही पानी। गौरव के आज के हालात बताएं तो वो अपनी बेटी का अकेले पालन पोषण कर रहे हैं। ऑफिस के साथ साथ बेटी की खुशी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। पिता आज भी सदमे में है और साइकाइट्रिस्ट से इलाज चल रहा है। माँ कभी बेटे के दर्द पर रोती है तो कभी बेटे की वजह से पति के हाल पर। और इन सब के बीच गौरव अपने चेहरे पर से मुस्कुराहट कम नहीं करता, क्योंकि खुश रहकर ही वो अपने सारे गम सह रहा है। वीआईपी न्यूज के लिए कामिनी सिंह की रिपोर्ट। सवाल वही है कि एक नया कानून होना चाहिए। जहां महिलाओं के लिए कानून पर कानून बन रहे हैं, क्या हमारे इस समाज के पुरुष के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? क्यों अगर रेप और डोमेस्टिक वायलेंस के गलत केस दर्ज होते हैं तो क्यों आज भी जो पुरुष है वो बेचारा लाचार है? और इसी स्टोरी के लिए हम आए हैं शशिकांत सचदेव के पास, जो कि रिलेशनशिप काउंसलर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर सर ये बताइए कि क्यों ये केस बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊं कि जिस चीज़ को लाभ की दृष्टि से देखा जाता है वो कुछ हानियां भी देती हैं। क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए था, तो महिलाओं को लगने लगा कि इसके तहत हम खुली आज़ादी से जो कुछ भी कर सकते हैं। तो फ़ायदा कितनी स्त्रियां ले रही हैं, बहुत सोचने बात होगी। क्योंकि हमारे पास आज भी दिन में कुछ परसेंट ही वाकई सताई हुई स्त्रियां सुनने को या देखने को मिलती हैं, उनमें पुरुष ज़्यादा सताए हुए होते हैं। मैं आपको केस बताऊं कि मेरे पास एक ऐसी केस भी है जिसमें पूरे एंड टाइम तक यही लगता रहा हम लोगों को कि लड़की ही बेचारी सह रही है, लड़की ही सब कुछ झेल रही है, तो हमें स्त्री के पक्ष में होना चाहिए। लेकिन जब केस एकदम उलटता है कि पुरुष एकदम साफ है, उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती इसलिए थी क्योंकि लड़की कहीं ना कहीं चरित्रहीन थी, वो किसी एक्स्ट्रा और प्री मैरिटल अफेयर में लगी हुई थी। अपने को खानदान से, समाज से बचाने के लिए उसने इसलिए एलिगेशन लगा दिया पति पे, ताकि आराम से पति छोड़ दे, ये कह के कि भाई मुझे तुझे नहीं रखना, क्योंकि वो खुद छोड़ेगी तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है इस कानून का? क्या कुछ आपके सामने ऐसा केस आया, कभी आपने कुछ महसूस किया? आपने इतने सारे केसेस देखे हैं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न छुपा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अब ये एडजस्टमेंट जैसी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं? पहली बात तो ये है कि लोगों में धैर्य नहीं है, ठीक है। जहाँ धैर्य नहीं होगा वहाँ पर आप उस चीज़ से बचना चाहेंगे। और दूसरा, हम गलती खुद में नहीं ढूंढते, गलती दूसरे में ढूंढते हैं। पति चाहता है कि पत्नी मेरे ढंग से चले, पत्नी चाहती है पति मेरे ढंग से चले, तो दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं बदलना चाहते। तो हम कहते हैं रोज रोज की जवाबदेही कौन करे, ठीक है अलग हो जाओ। तो ये कई सारे रीजंस मिलके एक दरार पैदा करते हैं और चाहते हैं कि नया आसमां तलाशा जाए और जो है उसको ठीक ना किया जाए। और हम सोचते हैं ये ठीक नहीं हो सकता, दूसरा ठीक हो जाएगा। और हैरानी की बात है दूसरे के साथ भी ये दिक्कत आती है, क्योंकि हम अपने पे काम नहीं करते, इसलिए।
अलग हो जाओ, मगर इतना आसान कहाँ है अलग हो जाना। लड़कियों के लिए आसान देखा जाए तो आसान है, मगर पुरुषों के लिए आसान नहीं है। हम काफ़ी लोगों से मिले जो अपनी जो घरेलू जीवन है उससे काफ़ी दुखी है, अपनी पत्नी से काफ़ी दुखी हैं, उन्हें अपनी लाइफ पार्टनर में वो प्यार नहीं मिल पा रहा, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं दे सकते क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि अगर हम डाइवोर्स देते हैं हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होगा, हम पे रेप का केस हो जाएगा, हमसे मेंटेनेंस मांगी जाएगी जो हमारी औकात नहीं है देने की। तो डेफिनेटली तो होता है क्या है कि कई बार क्योंकि ये जो डर है भाई, एक लड़के की भी इज्जत है, उसकी माँ की भी इज्जत है, बाप ने भी कुछ कमाया होगा उसकी इज्जत है, उसके छोटे भाई बहन हैं या बड़े लोग हैं या बड़े भाई के बच्चे, तो जब कोई इल्ज़ाम लगता है तो आदमी, हम कहते हैं औरत सहती है, आदमी भी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए कि भाई आज बात मीडिया में 1 मिनट में फैलती है, औरत का क्या है उसने मीडिया इकट्ठा किया, क्योंकि आज मीडिया का भी भय बहुत रहता है, तो आदमी तो खड़े खड़े बिक जाएगा। और न सिर्फ वो, फिर उसके जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या अगर आप जॉब कर रहे थे ऑफिस में तमाशा बन जाता है, तुम लगते तो बहुत सीधे से हो, तुम दहेज मांगते थे, तो कोई ये नहीं सोचता कि आदमी ऐसा नहीं होगा। वो इक्के दुक्के लोग होते हैं जो क्लोज फ्रेंड होते हैं, जो जानते हैं भाई मेरा बेटा ऐसा नहीं है या मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं है, लेकिन लोग को मौका मिल जाता है तो लगता तो बहुत सीधा था, तुम भी ऐसे निकले। तो लोग चाहे समाज का डर, मीडिया का डर या इज्जत का डर, अपने घर परिवार का डर, उसके चक्कर में एक लड़का भी सहता है बहुत। एटलीस्ट उसके पास ये हक तो होना चाहिए कि वो भी कुछ खुल के कह सके, उसकी बात सुनाई दी जा सके कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसके लिए कानून है, इसके लिए काउंसलर है, रिश्तेदार हैं, सबसे सहमति की जाए, एक इंसान के सुनने पर बात को सब कुछ ना समझा जाए। तो यहाँ पर यही सामने आता है कि हर मुद्दे की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। अब ये समय आ गया है कि सिर्फ एक पक्ष की बात सुनने पर कोई भी निर्णय लिया जाए वो गलत है। कैमरामैन महेश के साथ कामिनी सिंह, VIP न्यूज़। कहते हैं शादी के जोड़े जन्नत पर बनते हैं, लेकिन फिर क्यों धरती पर आकर इन नाजुक रिश्तों में दरार आ जाती है। ऐसी कई और कहानियां हैं हमारे इस समाज की, जिसका एक अजीब सा सच है जो कानून के दस्तावेजों में नहीं बल्कि उस इंसान की आंखों में दिखाई देता है। कानून एक ज़रूर बनना चाहिए जिसकी कोशिश हम ज़रूर करेंगे, लेकिन क्या कानून की धाराओं से जीवन की धारा तय की जा सकती है? रिश्तों से भरे हमारे इस समाज में कानून तो सिर्फ नतीजे सुनाता है, लेकिन निर्णय लेने का हक सिर्फ और सिर्फ आपका है। नमस्कार। हमने तो सोचा था कि यार चलो मतलब एक बार फ्लैट ले लिया तो शांति से रहेंगे और ज़िंदगी सही से गुजरेगी। अब कल को पता लगा वो वही जैसे कैंपो कोला में बेचारे जो रिटायर हो गए हैं और घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है, तो मान लीजिए कि हम भी बुजुर्ग हो जाएँ और हमारे को जब कहीं से कोई आमदनी ना हो और यही हालात हमारे लिए उत्पन्न हो जाएँ तो हम क्या करेंगे? हमने तो बहुत सारे प्लान किए थे कि हम लोग वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे और हम लोग वहाँ पे बहुत मज़े भी करेंगे, लेकिन पापा तो अभी होते अब हमको लेकर ही नहीं गए न्यू घर में।